एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी से कमिटमेंट किया था कि हम मध्य प्रदेश वर्ग 2 हिंदी विषय के अंतर्गत जो यूनिट 11 से 19 तक जो दी हुई हैं उनका जो मैंने हैंड रिटन नोट्स अपनी खुद की तैयारी के दौरान बनाए थे उन सबको उन पूरे नोट्स को आप सभी के समक्ष साझा करूँगी। मैं पूरे यूनिट, जैसे हम पहले 11 यूनिट लेंगे, 11 यूनिट के अंतर्गत जो जो सब यूनिट्स लगी हैं उनकी शुरुआत करेंगे हस्तलिखित नोट्स से। तो उन नोट्स को समझने से पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑडियो फॉर्म में एक बार कहानी थोड़ी सी समरी रूप में समझा देना चाहिए, जिसके अंतर्गत आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो इकाई यूनिट, वो जो इकाई 11 है उसके अंतर्गत सब यूनिट में है सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास। तो मुंशी प्रेमचंद जी, जैसा इनका सबको पता है, मूल नाम धनपत राय था, नवाब राय धनपत राय। अब हम बात करते हैं इस गबन उपन्यास के अंतर्गत पात्र कौन कौन है। एक समरी रूप में केवल आप एक स्टोरी की तरह समझना। हालांकि मैं दादी नानी तो नहीं हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए। तो प्रमुख नायिका है जालपा, और उसका जो पिता है दीनदयाल, वो प्रयाग, जो अभी प्रेजेंट में इलाहाबाद है, प्रयाग के एक छोटे से गांव में जमींदार के मुख्तार थे। और माता मानकी, ये तो हो गया जालपा जो हीरोइन मान सकते हैं इस उपन्यास की, उनकी फैमिली के बारे में। अब हम रमानाथ, जो जालपा का पति था, उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में देखते हैं। उसके पिता का नाम है दयानाथ, जो कचहरी में काम करते हैं, और बस ये है कि अपनी डेली की जो जीविका है उसका जीविका उनकी से अच्छे चल जाती है। अदरवाइज़ उन पे ना तो वो ऐसा दिखावा में विश्वास करते और ना अननेसेसरी खर्चों वगैरह पे। बहुत सरल, सौम्य और सौष्ठव इंसान बोल सकते हैं उनको। और इनकी जो पिता दयानाथ कचहरी में काम करने वाले, माता जो थी वो जागेश्वरी देवी, और जो जालपा, ये रमानाथ और जालपा, ये इनके बारे में बता दिया। इसमें एक पात्र आएगा इंद्रभूषण वकील और उसकी बीवी रतन। इंद्रभूषण वकील रिच हैं काफ़ी और एजिड हैं, लेकिन उनकी उम्र अच्छी खासी है। और उनकी पत्नी कहीं ना कहीं आभूषण प्रेमी थोड़ी सी बताई गई है, लेकिन यंग एज की लेडी होती है। लेकिन वो चूँकि ये जो अच्छे पैसे वाले होते हैं तो इनसे शादी कर लेती है। एक पात्र इसमें आएगा रमेश। जो पात्र है उसका कैरेक्टर बस इतना सा है, वो जो म्यूनसिपैलिटी बोर्ड होता है ना, उसमें हेड क्लर्क होता है, उसका इतना सा रोल है कि वो जो रमानाथ है ना, रमानाथ को एक जॉब दिलवाता है बस। और फिर रमानाथ एक पात्र है जो रमानाथ कलकत्ता चला जाएगा गबन कर कर, तब देवीदीन नाम का 60 साल का एक खटीक है, जाति खटीक बताई गई है। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ जाति संबोधन शब्द, लेकिन ऐसा इसमें लिखा हुआ है। जो जाति से खटीक है लेकिन देशभक्त है, सच्चा है। और उसकी बीवी का नाम जग्गो दिया है, जो सब्जी भाजी वगैरह बेचने का काम करती है ये। और एक जौहरा नाम की वैश्या, पुनः क्षमा चाहती हूँ, एक जौहरा नाम की वैश्या, इस तरीके से लिखा हुआ है उपन्यास के अंतर्गत। और जालपा जो स्त्री पात्र है, हीरोइन है इस पूरे उपन्यास की, उसके अंतर्गत उसकी 3 सहेलियां हैं, शहजादी, बासंती और राधा। 3 सहेलियां हैं। तो शहजादी थोड़ी सी तेज तर्राट होती है, जो जालपा को भरपूर भड़काती है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं इसकी। तो प्रेमचंद का उपन्यास गबन भारतीय समाज का जो आर्थिक, नैतिक, सामाजिक संरचनाएं जो है ना, जो उनका एक ऐसा डिटेल में अध्ययन है कि हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि चल क्या रहा है हमारे समाज में। जबकि ये तो उस टाइम की बात है जब, आज से काफ़ी 80-90 वर्ष पुराना है, तो उस टाइम क्या कंडीशन थी वो सब हमको समझ में आता है। इस उपन्यास के अंतर्गत जैसा मैंने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार जो हम लोग हैं, कहीं ना कहीं हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनके अंतर्गत क्या स्टोरी चलती है, कैसे उनकी आकांक्षाएं रहती हैं, और किस तरीके से वो अपनी फैमिली में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, कुल मिला के उनके संघर्ष जो रहते हैं ना, उनको बताया गया है इस उपन्यास के अंतर्गत। और इसमें जो दोनों पात्र हैं, जालपा और रमानाथ,
तो जालपा की स्टोरी शुरू होती है कि जालपा बहुत छोटी सी बच्ची है, सावन का महीना होता है और झूले डले हुए होते हैं। तो वहाँ पर सब औरतें वगैरह सब झूले पे बढ़िया बढ़िया मतलब ऐसे झूले पे गीत गा रही हैं और जालपा और महिलाएं घर के काम से फ्री होके आराम से झूल रही हैं। उसी दौरान क्या एक बिसाती हार बेचने वाला, बिसाती इसका मतलब यह है कि जो छोटे छोटे से गांव वगैरह में आते थे जिनके पास छोटे मोटे हार वगैरह खिलौने मिट्टी के ये सब चीज़ें जो रहती थी तो लोग वहाँ खरीद लेते थे। तो वहीं पे क्या जालपा को एक एक है ना नीले रंग का, मतलब जालपा एक हार पसंद करती है। तो वो उसकी है ना माँ उसको दिला देती है, वो थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन उसकी माँ उसको दिला देती है जब वो जिद करती है। और लेकिन वो उस हार को इतना पसंद करती है कि कहीं पे भी अपनी सहेलियों के यहाँ पर कहीं पे भी वो जाती है जैसे खेलने, तो वो उस हार को सबसे पहले पहनती है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी जितनी भी खिलौनों की जो पोटली है और खिलौने का जो पूरा उसने इकट्ठे कर रखे हैं उसमें वो हार सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। तो फिर है ना क्या होता है, एक बार जालपा के पिताजी है ना उसकी माँ के लिए रियल का चंद्रहार ले आते हैं, 600 रुपये कीमत का होता है वो। तो जालपा उनसे बोलती है कि आप मुझे भी दिला दो ये हार। तो पिताजी बोलते हैं कि धत तू क्या करेगी इतने महंगे हार का, ये हार तो तुझे तेरी ससुराल से आएगा। तो उसके मन में फिर जो ससुराल के प्रति ऐसा आदर टाइप का आने लगता है, वो सोचती है कि मेरी जो डिमांड यहाँ मायके में पूरी नहीं हुई है वह ससुराल में पूरी होगी। और ऐसे ही वो उसको बहुत मतलब ऐसा ड्रीम सोचने लगती है कि ससुराल से ये आएगा वो आएगा इस तरीके से। फिर क्या होता है जैसा कि अब इसमें रमानाथ पात्र है, रमानाथ के पिताजी हैं दयानाथ जो हैं, उनको वो बहुत सभ्य इंसान हैं जैसा बताया गया है। तो उनको ये है ना जालपा के पिताजी जानते थे, तो वो उनसे है ना बोलते हैं कि आपकी है ना मेरे बेटी की शादी आप अपने बेटे से कर दो। लेकिन उनका बेटा है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब 3 बेटे होते हैं उनके, तो तीनों आवारा, मतलब बढ़िया सॉलिड लाइफ चलना, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई खाया पिया मस्त मतलब शतरंज खेला और ताश खेले और अपने जीवन यापन किया। और इतने अच्छे रिच रिच दोस्त थे, अच्छे खासे पैसे वाले, तो किसी की घड़ी उधार ली, किसी का कुछ उधार लिया, बढ़िया शादी कर लेते हैं। मतलब शादी के लिए वो राजी हो जाता है। तो फिर लेकिन उनके पिताजी बोलते हैं कि लड़का तो आवारा है हमारा, एक तरह से कुछ करता नहीं है, और मैं तो नहीं समझता हूँ कि अगर आपकी जीविका का कोई आपके पास नहीं है तोड़ जीविका चलाने का तो शादी करना चाहिए। लेकिन उसकी माँ बहुत जिद करती है और बोलती है अरे शादी के बाद सब सुधर जाते हैं, आप कौन से भले थे, आप भी तो ऐसे ही थे, जो शादी पड़ी भांवरें पड़ी चट्ट सही हो गए, वैसे ही रमानाथ भी हो जाएगा। तो ये लोग शादी के लिए मान जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि आभूषण कहाँ से बनवाएंगे, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। और वो इकलौती लड़की है जालपा, क्योंकि उसके 3 भाइयों की पहली मृत्यु हो चुकी थी। तो 1 साल के अंदर तीनों भाई ख़त्म हो गए थे। तो बोलती इकलौती लड़की है, हमें बहू बना के लाएंगे तो हमें उसी हिसाब का तो उसको करना पड़ेगा ना, उस आभूषण वगैरह। तो वो बोलती है, तो उसका है ना माँ बोलती है आभूषणों में कौन सी बड़ी बात है, क्या 1000 रुपये भी टीका में नहीं देंगे क्या, 1000 रुपये टीका में देंगे, 1000 द्वार दिखाई में देंगे, तो बस 2-3 हज़ार तो वो खुद ही दे देंगे, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं क्या, और फिर थोड़ा बहुत बचेगा ले दे के सब गुजारा होता रहेगा, सुनार को हम सब देते रहेंगे। तो वो है ना फिर क्या करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते थे तो न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता था। तो फिर वो कहीं ना कहीं एग्री हो जाते हैं। अब शादी की तैयारियों की बात होती है, इधर है ना आभूषण बनवा लिए जाते हैं 3000 रुपये के। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो होता है एक ट्रेजिडी टाइप की, जिसके पीछे पूरा ये उपन्यास इर्द गिर्द घूम रहा है, चंद्रहार नहीं बन पाता। कारण चंद्रहार बहुत महंगा बनता है। तो वो लोग सोचते हैं कि आगे पीछे कभी फिर बनवा देंगे, लेकिन अभी तो नहीं बना पाएंगे। तो और फिर बात चलती है कि बारात कैसे ले जाए। तो चूँकि व्यवस्था इतनी नहीं होती थी पैसों की, लेकिन जो रमानाथ था वो तो दिखावे का बहुत शौकीन था। वो तो बहुत राजबाज ठाट से कहीं बग्गी की व्यवस्था कर दो, कहीं कार की कर दो, और बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बारात ले जाता है जालपा के घर पे। जालपा के घर पे फिर वो जब वो सब लोग है ना स्वागत करते हैं बारात का, उसी दौरान क्या होता है सब है ना आभूषण देखने लगती हैं महिलाएं, तो कहती हैं अरे चंद्रहार कहाँ है, चंद्रहार कहाँ है, ऐसे बोलने लगती है। तब एक जो इसमें शहजादी नाम की है और बासंती और रानी, मतलब जो 3 सहेलियां हैं, वो लोग बातें करने लगती हैं, लो चंद्रहार तो आया ही नहीं है। जालपा को चंद्रहार का इतना शौक है, क्या ही कर पाएंगे ये ससुराल वाले। और जालपा के मन से
जालपा को मन में बहुत बुरा लगता है और वो प्रण करती है फिर कि अब वो कुछ आभूषण पहनेगी नहीं, वो कुछ भी नेकलेस वगैरह कोई सा भी आभूषण नहीं पहनेगी और वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जब जाके उसका पति उसको मनाने का बहुत कोशिश करता है और कहता है, अरे प्रिय क्या हुआ, मैं बाद में बनवा दूंगा आपको। और वो फिर उसको ऐसी थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए बेले के फूल का गजरा वगैरह लाता है। वो कुछ नहीं पहनती है, वो कहती है जाओ मुझे नहीं पहनना कुछ भी। इसी दौरान क्या एक अलग मतलब वो कुछ काम वाम करता भी नहीं है। फिर जो रमेश नाम का कैरेक्टर था ना, वो उसको नौकरी दिलवा देता है। नौकरी दिलवाता है तो उसको है ना, नौकरी में जो बात होती है 30 रुपये पर मंथ की होती है, लेकिन रमानाथ घर पे 40 बताता है। मतलब अपनी बीवी को भी 40 बताता है। तो जब बीवी और अपनी मतलब कर्जा ले लेके सब और गबन कर करके उधर से 800 रुपये अपने ऑफिस से 800 रुपये लेके गबन करके और आ जाता है। तो फिर है ना, जब उसको ऐसा लगता है कि पुलिस पकड़ ना ले कहीं मैंने इतना बड़ा ये किया है, गबन कर दिया है, तो वो चुपचाप अपनी जालपा को सोता हुआ छोड़ के भाग जाता है। और तो है ना, अब वो कहीं मिलता नहीं है, इतना टाइम हो जाता है, अब उस पर टिकट वगैरह के लिए भी पैसे नहीं होते। तो वो एक क्या करता है, सोने की रिंग पहना होता है, उसको रेलवे स्टेशन पे जमादार को दे देता है। और वो भागते भागते फिर जो एक पात्र बताया है इसमें, खटीक नाम का जो पात्र है, उनके घर तक पहुंच जाता है। देवी दीन नाम का जो खटीक है, कलकत्ता भाग जाता है, उनके घर पहुंच जाता है। उनको बोलता है कि मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, लेकिन ब्राह्मण जाति से हो तो सब उसका सत्कार करते हैं और वो चाय वगैरह की अपनी एक दुकान खोल के अपना जीवन यापन करने लगता है। इधर पति से बिछड़ने के कारण और पूरी फैमिली और जालपा बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को टूटा हुआ महसूस करती हैं और बोलती हैं कि मेरी ही पूरी गलती है, मैंने अपने पति से इतनी डिमांड रखी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कंडीशन है, क्योंकि रमानाथ ने उसको कुछ बताया नहीं था कभी कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। तो फिर वो क्या करती है, उसको सडनली याद आता है कि मेरे पति शतरंज में बहुत टैलेंटेड थे। तो वो है ना एक पत्रिका में शतरंज का नक्शा छपवाती है और है ना उस नक्शे को सॉल्व करने के लिए 50 रुपये का इनाम घोषित करती है, क्योंकि उसको पता था कि इतना टिपिकल है कि ये केवल मेरा पति ही सॉल्व कर पाएगा। तो वो वहाँ पर सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसको उस टाइम पैसे की बहुत ज़रूरत थी। जब वो अप्लाई करता है पैसे के लिए कि मुझे 50 रुपये का इनाम चाहिए, मैंने सॉल्व किया है ये, तब वो समझ जाती है कि ये रमानाथ ने अर्थात मेरे पति ने ही किया है। तब वो उसके पास कलकत्ता पहुँच जाती है। इधर क्या होता है, रमानाथ के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। रमानाथ है ना को कुछ पुलिस वाले देशद्रोही वगैरह समझ लेते हैं, देशद्रोही समझ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमको गवाही देनी पड़ेगी कुछ लोगों के खिलाफ। तो लेकिन उसमें एक है ना मतलब एक बंदा ऐसा होता है जिसने कुछ किया भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ झूठी गवाही देनी पड़ती है। तो वो उसको समझाती है, उसकी बीवी जाके, कि तुमने आज तक बहुत गलत किया, लेकिन अब तो किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करो। और जिसके खिलाफ झूठी गवाही देनी थी उसके घर पे जाके रहने लगती है। इधर कलकत्ता में जाके जो है ना रमानाथ होता है, वो एक वेश्या जो जौहरा नाम है जिसका, उसके प्रति आसक्त हो जाता है। कहीं ना कहीं उस पर मतलब अपना पैसा वैसा सब खर्च करने लगता है, उसके प्रति आसक्त हो जाता है। तो वो है ना वो वाली वेश्या का भी मतलब वो वाली वेश्या के प्रति आसक्त हो जाता है। इधर इसको जालपा को पता पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है बहुत ज़्यादा। जालपा उसको समझाती है। जब वो कोर्ट रूम में उपस्थित होता है, रमानाथ उपस्थित किया जाता है गवाही झूठी देने के लिए, तो बहुत हिम्मत करके वो बोलता है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ पुलिस के प्रेशर में, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और इन लोगों को छोड़ दो। जो एक उसमें खासकर दिनेश नाम का एक व्यक्ति है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जालपा और रमानाथ फिर थोड़ी अलग अलग दुनिया बसा के आराम से चैन से रहने लगते हैं। और रमानाथ को चूँकि थोड़ी सी नॉलेज थी जो आयुर्वेदिक दवाई वगैरह का, तो वो एक गांव में रहकर वहाँ पर आयुर्वेदिक दवाई वगैरह से दे के मेडिसिन के रूप में थोड़ा सा एक छोटा मोटा आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में मेडिसिन दे के अपना जीवन यापन करने लगा था कुछ घरों में। और जालपा वहीं पर आभूषण प्रेम त्याग कर और अपने पति की सेवा में और घर के काम वाम करने लगी थी। 2-4 घरों में उनका जीवन आराम से चलने लगा था। फिर अचानक क्या होता है, भादों का समय होता है, सावन के बाद जो भादो आता है और भयंकर पानी बरसता है। उस दौरान गंगा नदी अपने पूरे उफान पर रहती है, तेज एकदम गंगा नदी में उफान आ जाता है। तो वो जो जौहरा नाम की वेश्या थी वो भी अब सुधर चुकी होती है, तो वो समाज सेविका के रूप में काम करने लगती है। तो वो देखती है कि एक नाव है ना पानी में डूब रही है।
वो नाव पानी में डूब रही है, उसमें कुछ व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे बैठे हुए हैं। तो जोहरा जो है ना, वो उन समाज सेविका चूंकि बनी गई थी, और ना भी समाज सेवा हो तो हमारा मोरल कर्तव्य होता है ना कि हमें केयर करना चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो उस चक्कर में वो जाती है और ना उन लोगों को तो बचा लेती है, लेकिन इतना तेज प्रवाह होता है जल का कि वो पानी में डूब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर रमानाथ और जालपा आराम से अपनी मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, और जालपा को समझ में आ जाता है कि आभूषण का प्रेम कोरा पारा दिखावा है। जो हम जितना हमारे पास है, हम उसी में अगर अपना घर चलाएं तो सब व्यवस्थाएं अपने आप स्वतः बनती जाती हैं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आती हैं। और ये हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो, और हो सकता है ना भी आया हो, क्षमा चाहती हूँ अगर ना समझ आया हो। मैंने पूरी कोशिश की है। उपन्यास की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ये उपन्यास अगर आप लोगों को ज़रा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।